Hello everyone and very warm welcome to all my viewers. So today we are going to start with the dark reaction of photosynthesis, and we will also discuss photorespiration later, as we completed dark light reaction in my last video. So let's start with the dark reaction. As we know that photosynthesis, the whole mechanism was divided into two parts. First is light reaction and the other is dark reaction. लाइट रिएक्शन के बारे में आप मेरे लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हो, ठीक है। डार्क रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हम इसको बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं। बायोसिंथेटिक फेज, वाई वी कॉल इट बायोसिंथेटिक फेज, बिकॉज इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, बहुत सारी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं और अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होती है, जो कि हमारा मेन पर्पस है फोटोसिंथेसिस को पढ़ने का। तो हम पूरी मैकेनिज्म पढ़ेंगे इसमें डार्क रिएक्शन में कि कैसे कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होती है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डार्क रिएक्शन। जैसा कि बताया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डार्क रिएक्शन इज द मेन पर्पस is it used assimilatory power in the form of ATP and NADPH, which was produced in light reaction. लाइट रिएक्शन का अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या था, एटीपी और एनएडीपीएच, यही हमारा मेन एम था प्रोड्यूस करना। तो इसको प्रोड्यूस करने के बाद ये जो डार्क रिएक्शन होती है, ये सारे एटीपी और एनएडीपीएच को यूज करती है एंड इसको यूज करती है सिंथेसिस में, किसके, कार्बोहाइड्रेट के, ठीक है। तो मेन पर्पस इस रिएक्शन का यही है, क्लियर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इट इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Actually, the term dark reaction is a misnomer. Okay, what we write it here. The term dark reaction is a misnomer. Why we call it is a misnomer? क्योंकि अगर डार्कनेस कर दी जाए, डार्क रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि ये डार्क में हो रही है, इन एब्सेंस ऑफ लाइट हो रही है, ऐसा नहीं है। अगर हम कंप्लीट डार्कनेस कर देंगे ना, तो डार्क रिएक्शन कुछ देर तो चलेगी लेकिन फिर स्टॉप हो जाएगी। व्हाई? क्योंकि डार्क में लाइट, इन द डार्क व्हाट विल हैपन, लाइट रिएक्शन डज नॉट अकर। तो जब लाइट रिएक्शन नहीं होगी तो एटीपी और एनएडीपीएच की फॉर्मेशन नहीं होगी, और एटीपी और एनएडीपीएच नहीं बनेंगे तो डार्क रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी, क्योंकि वो डिपेंडेंट है एटीपी और एनएडीपीएच पे। तो व्हाट वी कॉल इट हियर, डार्क रिएक्शन occur in presence of light only, presence of light, okay, but it does not depend on light, depends upon light, it depends upon the product of light reaction, that is ATP and NADPH, ठीक है। तो अगर सिस्टम में लाइट आ रही है और हम लाइट को स्टॉप कर दें तो लाइट रिएक्शन तो तुरंत ही खत्म हो जाएगी। डार्क रिएक्शन कुछ समय तक कंटिन्यू होगी जब तक कि सिस्टम में एटीपी और एनएडीपीएच अवेलेबल है, और एज सुन एज ये एटीपी और एनएडीपीएच कंज्यूम हो जाएंगे तो डार्क रिएक्शन भी स्टॉप हो जाएगी।
तो डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये डार्क में होती है, डार्क रिएक्शन का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि ये लाइट पर डिपेंडेंट नहीं है। इसको क्लियर कर लो बिल्कुल, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज हु डिस्कवर द डार्क रिएक्शन एंड हाउ। तो भाई डिस्कवरर जो थे यहाँ पर उनका बड़ा राइमिंग नेम है मेल्विन केल्विन, ठीक है। मेल्विन केल्विन and his colleagues discover the dark reaction, ठीक है। और कैसे डिस्कवर किया, एक्चुअली दे वांट टू नो कि जब कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम में एंटर हो रही है तो ये कहाँ जा रही है, ये कौन से पाथ को फॉलो कर रही है, कौन सा प्रोडक्ट बना रही है, किस किस इंटरमीडिएट के थ्रू ये क्रॉस हो रही है, ये सब जानना चाहते थे। तभी तो ये फाइंड वर्कआउट कर पाते कि कैसे ये कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस हो रही है। तो इन्होंने क्या करा, दे वर्क ऑन क्लोरेला, दे वर्क ऑन क्लोरेला। क्लोरेला क्या है, एक यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गी है, और इसका जो फोटोसिंथेटिक सिस्टम होता है ना, कुछ कुछ रिजेंबल करता है आपके हायर प्लांट से, तो इसलिए इन्होंने उसको चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। और इन्होंने 3 टेक्निक यूज करी। कौन कौन सी 3 टेक्निक यूज करी, दे यूज्ड रेडियो ट्रेसर टेक्नोलॉजी, रेडियो ट्रेसर टेक्नोलॉजी, and they use chromatography and autoradiography। ठीक है, 3 टेक्निक इन्होंने यूज करी, रेडियो ट्रेसर टेक्निक, क्रोमेटोग्राफी एंड ऑटोरेडियोग्राफी। एक्चुअली इन्होंने क्या करा, रेडियो ट्रेसर टेक्निक में क्या होता है कि हम किसी केमिकल एलिमेंट को रेडियो लेबल्ड कर देते हैं। रेडियो लेबल्ड करने से क्या होता है, वो रेडिएक्टिव इमिशंस देता है, और उसको हम एक्सरे फिल्म पर ले लेते हैं, ठीक है। उसका एक ऑटो रेडियोग्राम बना लेते हैं और हम उस कंपाउंड को ट्रेस कर पाते हैं कि जैसे इन्होंने क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन को लेबल्ड कर दिया, दे यूज रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग रेडियो एक्टिव कार्बन ना। what we write here, they used carbon dioxide containing radioactive carbon, that is जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसमें ये जो कार्बन था वो रेडियो लेबल था। कार्बन 14 इज रेडियोएक्टिव कार्बन, क्या होता है, कार्बन कार्बन 14 जो होता है वो रेडियोएक्टिव कार्बन है। तो ये इन्होंने इनकॉर्पोरेट करवा दिया और इसको इन्होंने यूज किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो जैसे जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड जिस भी जो भी नया एलिमेंट इसने बनाया है, जो भी कंपाउंड इसने बनाया, उसमें ये कार्बन इनकॉर्पोरेट हो गया। और ये इनकॉर्पोरेट होने के साथ ही हमने वो क्या करा कि कंपाउंड को आइसोलेट किया और उसको स्ट्रक्चर उसका फाइंड आउट किया। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा पाथवे ट्रेस किया कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक्यूमुलेट हो रही है और कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस कर रही है। ये बहुत इजी टास्क नहीं था, उसमें भी काफ़ी साल लगे, ये कोई मिनट्स का और सेकंड्स का एक्सपेरिमेंट नहीं था, ठीक है। और इसलिए इनको इस डार्क रिएक्शन की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। ये हिस्ट्री में मैंने मेंशन किया हुआ है, आप वहाँ पे देख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से मेल्विन केल्विन और उनके कलीग्स ने रेडियोएक्टिव कार्बन का यूज़ करके क्लोरेला में इस साइकिल को फाइंड आउट किया कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। Now the question, next topic is alternative names of dark reaction. Because dark reaction was first discovered or elaborated by the Kelvin, hence it is also called Kelvin cycle. I will write it here. Because dark reaction
was first discovered and elaborated by Kelvin. Hence, it is also called Kelvin cycle. ठीक है, एक तो ये नाम है इसका। इसका एक और नाम है, क्या है वो नाम? कैल्विन ने ये जानना चाहते थे कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड जब सिस्टम में एंटर कर रही है तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या बन रहा है। एंड जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है तो उन्होंने पाया कि जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड था वो एक 3 कार्बन कंपाउंड था। तो उस वजह से इसको C3 साइकिल भी कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड during the whole process was a 3 carbon compound. क्या था वो कंपाउंड? 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, और इसको हम 3 फॉस्फोग्लिसरेट भी कहते हैं। ठीक है, the other name was C3 साइकिल। तो दो और नाम है इसके, कैल्विन साइकिल और C3 साइकिल। क्यों है ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, अगेन नीट का क्वेश्चन है कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होता है C3 साइकिल में? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नाउ वेयर डज द डार्क रिएक्शन अकर? सिंपल है, एटीपी का प्रोडक्शन कहाँ हुआ था? स्ट्रोमा में। NADPH का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा था? स्ट्रोमा में। तो डार्क रिएक्शन कहाँ होगी? इट अकर्स इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, सिंपल। तो ये मैंने कुछ कैटेगराइज कर दिए क्वेश्चन के फॉर्म में पूरा। ठीक है, कि डार्क रिएक्शन का पर्पस क्या है, इसको हम डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं, टू डिस्कवर द डार्क रिएक्शन एंड हाउ, वो भी थोड़ा सा समझा दिया, एक बेसिक आइडिया दे दिया मैंने। इस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब ये तीनों चारों पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। देन अल्टरनेटिव नेम्स क्या है, इसमें फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या होता है C3 साइकिल में, उसका नाम आपको पता होना चाहिए। C3 साइकिल को C3 साइकिल क्यों कहते हैं। ठीक है, एंड वेयर डज द डार्क रिएक्शन अकर? इन द स्ट्रोमा। आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द मैकेनिज्म पार्ट। नाउ बिफोर गोइंग टू डिस्क्राइब द मैकेनिज्म, पहले एक चीज हम रिकॉल कर लेते हैं अबाउट द डार्क रिएक्शन। देखो ये जो ब्लू बाउंड्री है, this blue boundary is mesophyll cell, mesophyll cell। ठीक है, यहाँ पर ये स्टोमेटा बने हुए हैं। ठीक है, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो अंदर ब्लैक बाउंड्री है, दिस इज क्लोरोप्लास्ट। एक बड़ा सा क्लोरोप्लास्ट मैंने बनाया है सिर्फ मैकेनिज्म को समझाने के लिए। क्लोरोप्लास्ट में मैंने एक थाइलेक्वाइड दिखाया है, यहाँ पे ये थाइलेक्वाइड है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा आपको। एंड ये जो है फोटोसिस्टम 2, फोटोसिस्टम 1, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और ये एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या हुआ था यहाँ पर, इसको एक बार फटाक से रिकॉल करेंगे कि रिएक्शन में सनलाइट आई फोटोसिस्टम 2 पे, फोटोसिस्टम 1 पे, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट हुआ। ठीक है, और इसको इरेज कर देती हूँ मैं। और यहाँ पर क्या हुआ, वाटर की फोटोलिसिस हो गई थी, हमें मिले थे प्रोटॉन
इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन। ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर आ गया एक्साइट होके, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होता हुआ कहाँ पहुंचा था, फोटो सिस्टम 2 में। फोटो सिस्टम ये 1 में भी एक्साइटमेंट हुआ था, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो था वो किसके पास गया था, NADP से NADPH बना था, ठीक है, प्लस प्रोटॉन, ठीक है। ये प्रोटॉन इसने कहाँ से, स्ट्रोमा से उठाए थे। ये वाले जो प्रोटॉन है ये कहाँ से आए थे, स्ट्रोमा से आए थे। यहाँ पर क्या हुआ था, प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गया था। ये प्रोटॉन कहाँ से आ रहे थे, इस वाटर की स्प्लिटिंग से आ रहे थे प्रोटॉन, प्लस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के टाइम पर भी प्रोटॉन यहाँ से एंटर कर रहे थे और यहाँ निकल रहे थे, ठीक है। मीनवाइल ये प्रोटॉन जब इस एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स से निकले थे तो क्या हुआ था, एडीपी से एटीपी की सिंथेसिस हुई थी, 4 प्रोटॉन्स जब यहाँ से बाहर आए थे, ठीक है। तो आप देखो NADPH कहाँ बना, ये क्या है, स्ट्रोमा। दूसरे इरेजर से लिख देती हूँ, ये है स्ट्रोमा, ठीक है। तो NADPH कहाँ बना, स्ट्रोमा में। ATP कहाँ बना, स्ट्रोमा में। और एक चीज बता दूं आपको कि ये जो प्रोटॉन यहाँ इस NADPH से जुड़ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, ये इस वाटर की स्प्लिटिंग से ही आ रहे हैं। ये प्रोटॉन ये अल्टीमेटली यहाँ एडअप होते चले जा रहे हैं, जो अब एंटर कर जाएंगे आपके कार्बन साइकिल में, ठीक है। तो ये एक मैंने छोटा सा रिकॉल दे दिया आपको। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर कर रही है, बाहर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, प्लस माइटोकॉन्ड्रिया भी कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है क्योंकि ये ऑक्सीडेशन करता है, फूड का पावर हाउस है, ठीक है। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके क्या करता है, एनर्जी निकालता है एटीपी के फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करा देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन से भी आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के थ्रू, और ये है गैसियस एक्सचेंज के थ्रू। दोनों ही मेथड से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ रही है, सिस्टम में आ रही है, स्ट्रोमा में आ रही है, ये एंटर कर रही है स्ट्रोमा में, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, जो पहला एक्सेप्टर है दैट इज, वेट अ मिनट, राइबुलोज 1, राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, ठीक है। ये एक 5 कार्बन कंपाउंड है, इसका 1 मॉलिक्यूल, 1m मतलब 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आ गई यहाँ पे, अगेन 1 मॉलिक्यूल है और 1 कार्बन है इसके पास, क्लियर। तो ये 5 कार्बन, ये 1 कार्बन, ये मिल करके बनाते हैं एक 6 कार्बन इंटरमीडिएट, जो कि होता है अनस्टेबल, ठीक है। ये अनस्टेबल होता है इसलिए ये तुरंत ही स्प्लिट हो जाता है 3 फॉस्फेट, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, 3PGA इन शॉर्ट। ये 3 कार्बन कंपाउंड है ना, इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी कि एक राइबुलोज बिसफॉस्फेट एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इकट्ठा हुआ, एक 6 कार्बन इंटरमीडिएट बना जो तुरंत स्प्लिट हो गया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, क्लियर। इस पूरी प्रोसेस को, एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है, इसको कैटालाइज करता है एक एंजाइम जिसका नाम है रबिस्को, ओके, रबिस्को। मैं इसको यहाँ लिखती हूँ एक्चुअली, RUBISC, रबिस्को मीन्स
राइबुलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज। ठीक है, राइबुलोज को मैं यहाँ लिख देती हूँ, सॉरी रबिस्को को, रबिस्को, राइबुलोज, बिसफॉस्फेट, C for carboxylase, ऑक्सीजिनेज। बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये। ठीक है, अर्थ पर सबसे ज्यादा मिलने वाला जो कंपाउंड है वो यही है, रबिस्को। भी मैं इसके बारे में बताऊंगी बाद में। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये रबिस्को एंजाइम के थ्रू कैटालाइज होती है और हमें एक 3 कार्बन स्टेबल कंपाउंड मिल जाता है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड आई और इसके साथ जुड़ गई तो इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहलाती है कार्बोक्सिलेशन। क्लियर? ठीक है, अब क्या होगा? अब ये जो 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो इट विल कंबाइंड विद 2 ATP, जो स्प्लिट होके 2 ADP दे देंगे, मतलब 2 ATP चाहिए इसको और 2 ही NADPH चाहिए, जो स्प्लिट हो जाएंगे 2 NADP प्लस प्रोटॉन, प्रोटॉन। ठीक है, और ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, मतलब ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, और इससे बनता है हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को, ये करीब 6 और 7 स्टेप रिएक्शन है, आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट लीव इट। ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कैसे बना, इसको हम कहते हैं रिडक्शन। क्यों कह रहे हैं रिडक्शन? प्रोटॉन निकल रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे रिडक्शन। सॉरी, प्रोटॉन एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इन प्रोटॉन को यूज कर रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन एड अप हो रही है, इसको हम कहते हैं रिडक्शन। और इसका दूसरा नाम है ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल। ठीक है, क्यों कहते हैं ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल? आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ी होगी, ग्लाइकोलिसिस में अगर आपको ध्यान हो तो ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। एक्चुअली 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, मतलब ये उल्टी डायरेक्शन में रिएक्शन चलती है, बिल्कुल सेम जैसे कि ग्लाइकोलिसिस में चलती है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और यहाँ हमें क्या करना है? ग्लूकोज बनाना है। तो हम रिवर्स डायरेक्शन में इस रिएक्शन को पढ़ेंगे, तो जिन्होंने पढ़ रखी है उनको पता होगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कैसे बनेगा। ठीक है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है कि ये कितने स्टेप प्रोसेस है, कौन कौन से एंजाइम चाहिए, यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अल्टीमेटली इस रिडक्शन स्टेप में बनता क्या है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब देखो, क्योंकि ये एक C3 साइकिल है, साइकिल का मतलब होता है कि ये वापस हमें यहाँ से क्या बनाना पड़ेगा? राइबुलोज बिसफॉस्फेट। ठीक है, जो कि एक 5 कार्बन कंपाउंड है। और ये कैसा कंपाउंड है? ये एक 6 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पे 3 कार्बन के 2 कंपाउंड थे ना, एक कंबाइन हो गए और हमको 6 कार्बन का कंपाउंड मिल गया। अब इस 6 कार्बन से 5 कार्बन वापस यहाँ रीजेनरेट हो जाएंगे एट द एक्सपेंस ऑफ 1 ATP, क्योंकि एक मॉलिक्यूल है ना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का, इसलिए हम एक ही ATP को यहाँ यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो क्या निकला? यहाँ से बेसिकली अब हम कहेंगे कि यहाँ से बनेगा हेक्सोज शुगर, हेक्सोज शुगर। बट कैसे बनेगी? निकला तो बनी एक ही कार्बन है, एक कार्बन इधर आ गया, 5 कार्बन इधर चले गए, लेकिन हेक्सो शुगर के लिए हमें कितने चाहिए? 6 कार्बन। ठीक है, तो क्या होगा? हम इस स्टेप को सिंगल मॉलिक्यूल के साथ नहीं पढ़ेंगे, हम इसको 6 मॉलिक्यूल के साथ पढ़ेंगे। मतलब अब ये पूरी रिएक्शन है, इसको इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, दिस इज कॉल्ड रीजेनरेशन ऑफ RuBP। इट इज कॉल्ड रीजेनरेशन ऑफ RuBP। ये इसका तीसरा स्टेप हो गया।
तो ये आपकी हो गई C3 साइकिल। ठीक है, फिर से देख लो, पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, जिसमें राइबुलोज बिस्फॉस्फेट 5 कार्बन कंपाउंड था, जो कि कंबाइन करता है 1 मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और हमें प्रोडक्ट देता है 6 कार्बन इंटरमीडिएट, जो कि अनस्टेबल है, और इस वजह से ये तुरंत ही स्प्लिट हो जाएगा 3 कार्बन कंपाउंड में, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे 3 फॉस्फोगलिसरिक एसिड के, जो कि एक स्टेबल कंपाउंड है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड C3 साइकिल। क्लियर? ये है कार्बोक्सिलेशन, ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ रबिस्को एंजाइम, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल, जिसको हम रिडक्शन भी कहते हैं। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से हमें कई स्टेप में मिलता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और यहाँ पर क्योंकि 2 मॉलिक्यूल थे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, तो हमें 2 ही एटीपी चाहिए और 2 ही NADPH चाहिए, जिससे हमें मिलेगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, जो कि है 6 कार्बन कंपाउंड। अब इस 6 कार्बन कंपाउंड से हमें वापस डेवलप करना है रेबुलोज बिस्फॉस्फेट, जो कि एक 5 कार्बन कंपाउंड है, तो बचा क्या, 1 कार्बन। अब 1 कार्बन से तो ग्लूकोज बनेगा नहीं, हमें चाहिए 6 कार्बन, तो हम क्या करेंगे, इसकी 6 साइकिल चलाएंगे, या मैं कह सकती हूँ कि 6 साइकिल एक साथ चल रही है, मतलब कि हम यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ना लेके हम इसके 6 मॉलिक्यूल लेंगे, यहाँ पर हम 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के एक्यूमुलेट कराएंगे, जिससे हमें 6 मॉलिक्यूल मिलेंगे इसके, और 12 मॉलिक्यूल मिलेंगे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। स्प्लिट हो गया ना। आउट ऑफ दीज 12 मॉलिक्यूल्स हमें 6 मॉलिक्यूल मिलेंगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के। इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से हमें मिलेगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज या कोई भी हेक्सो शुगर जो ये बना रहा है, और बाकी के जो होंगे, मतलब हर ऐसे समझ लो कि 6 फ्रक्टोज में से हर एक में से एक एक कार्बन निकल के ये ग्लूकोज बना देगा, और 5-5 कार्बन से RUBP बन जाएगा और ये वापस रिसाइकल हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? तो यहाँ पर ये तो पूरी हो गई C3 साइकिल। नाउ द क्वेश्चन इज प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी बताया मैंने, क्या है प्राइमरी एक्सेप्टर, राइबुलोज 1,5 बेस फॉस्फेट। ठीक है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा है, 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। ये सब नीट के क्वेश्चन है, सब नीट के क्वेश्चन है, बस इस पे आप ध्यान देके पढ़ लो, आप फोटोसिंथेसिस से कोई भी क्वेश्चन आ जाए कर ले जाओगे। हाँ, तो रबिस्को के लिए मैं बोल रही थी, रबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम प्रोटीन ऑन द अर्थ, मोस्ट abundant protein on earth। और कितनी abundant है ये, comprises about 16% of the chloroplast protein। ठीक है, एक छोटे से क्लोरोप्लास्ट का 16% पार्ट जो है वो यही है, तो सोचो कितना अबंडेंट ये प्रोटीन है। क्लियर? तो अभी अभी मैंने जो आपको C3 साइकिल समझाया, इसको अभी हम समराइज कर लेते हैं। जो डार्क रिएक्शन, और इसको हम C3 पाथवे भी कहते हैं, ठीक है, या इसको काल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं, कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स। और कौन कौन से हैं वो स्टेप, पहला है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा है रिडक्शन और ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल, एंड तीसरा है आपका रीजेनरेशन, रीजेनरेशन ऑफ RUBP। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। अभी जो भी मैंने मैकेनिज्म बताई थी उसको इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ लिख देते हैं। कार्बोक्सिलेशन, क्या हो रहा था कार्बोक्सिलेशन में,
RuBP फर्स्ट एक्सेप्टर था किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। यहाँ मैं सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल ले रही हूँ, ठीक है। इससे बना एक 6 कार्बन इंटरमीडिएट, ठीक है, जो कि अनस्टेबल था। ये तुरंत स्प्लिट हो गया 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में, 3PGA, जो कि है एक 3 कार्बन कंपाउंड। तो हमें यहाँ इसके कितने मॉलिक्यूल मिले, 2 मॉलिक्यूल्स। इसका है 1 मॉलिक्यूल एंड 1 मॉलिक्यूल, इसका भी 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। लिख देते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा था, हमें 6 कार्बन मतलब 6 साइकिल एक साथ चलानी है। तो जब हम 6 साइकिल एक साथ चलाएंगे तो क्या होगा, हमें 6 राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट के चाहिए, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के चाहिए, ठीक है। जब ये कंबाइन होगी तो हमें 6 ही मॉलिक्यूल मिलेंगे यहाँ पर 6 कार्बन इंटरमीडिएट के, ठीक है, जो कि अनस्टेबल होगा और तुरंत स्प्लिट हो जाएगा किसमें, 3 फॉस, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ इसको, 3PGA। इसके कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, 12, ठीक है। ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ये 5 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 5 कार्बन कंपाउंड है, ये 1 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये। कोई भी एनर्जी का यूटिलाइजेशन यहाँ पर नहीं है, कोई एटीपी यूज नहीं हो रहा, कोई NADPH यूज नहीं हो रहा, और एंजाइम जो यूज हो रहा है वो लिख देते हैं RuBISCO। इसको, इस एंजाइम को, इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, ठीक है। ये पूरी एंजाइम यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। नाउ दिस इज completed carboxylation. Now the next step was reduction और ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब हमारा ये जो अभी सिंगल मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो हमें क्या मिले थे, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल मिले थे, ठीक है। इन्होंने 2 ATP को यूज किया प्लस 2 NADP को H को यूज किया, मल्टी स्टेप प्रोसेस है ये, ठीक है। और हमको क्या मिलेगा, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है, ऐसे दिखा दे रही हूं मैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको एंड में, 1 molecule of fructose 6 phosphate, इसका 1 molecule, ठीक है। और साथ में मिलेगा ADP, ये ATP टूट जाएगा, प्लस 2 molecules of ADP and 2 molecules of NADP प्लस, ठीक है। लेकिन हमारी 6 साइकिल एक साथ चल रही हैं, तो यहाँ पर हमें 3 फॉस्फोग्लिसराइड के कितने मॉलिक्यूल्स मिले थे, 12, और हम इन 12 को यूज करेंगे, यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसराइड के हमने कितने लिए, 12 मॉलिक्यूल, ठीक है। जब हम 12 मॉलिक्यूल इसके लेंगे तो हम 12 ही मॉलिक्यूल ATP के लेंगे और 12 ही मॉलिक्यूल NADPH के लेंगे, ठीक है। अगेन ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है और हमको क्या मिलेगा, 6 molecules of fructose 6 phosphate, ठीक है, 6 molecule।
और क्या मिलेगा, और हमें मिलेगा 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ ADP प्लस 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP। ठीक है, क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द रिडक्शन स्टेप। अब आएगा रीजेनरेशन। रीजेनरेशन ऑफ RUBP राइबुलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने क्या किया था, हम अब एक मॉलिक्यूल को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल अगर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का यूज करूंगी तो सिर्फ एक कार्बन बचेगा, 5 तो रिसाइकिल हो जाएंगे, तो मैं 6 मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा यहाँ पर यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो लेट्स सी क्या बनता है। मीन्स 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ, 6 नहीं लिखती हूँ फिर से, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट 6 मॉलिक्यूल। ठीक है, ये रीजनरेट हो जाएगा यहाँ पर। अगेन ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, ये एक स्टेप की प्रोसेस नहीं है, फिर से बता दे रही हूँ, ये भी मल्टी स्टेप प्रोसेस है। और यहाँ पर बनेगा आपका हेक्सोज शुगर, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज। ठीक है, 6 कार्बन शुगर प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP। जितने हमने शुरू में यूटिलाइज किए थे ना, उतने यहाँ पर रीजनरेट कर दिए। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में होगा क्या, 6 मॉलिक्यूल ATP के यूटिलाइज होंगे और 6 ADP निकल जाएंगे। ठीक है, यानी कि मैं इसको यहाँ लिखा सकती हूँ, यहाँ ना लिख के आई विल राइट इट हेयर, प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। तो यहाँ क्या बन जाएगा, प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ADP। क्लियर? तो इस तरीके से ये हेक्सो शुगर बन गई। यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं हम। देखो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट 6 कार्बन कंपाउंड है, प्लस इसके 6 मॉलिक्यूल है, तो 6 6 36 कार्बन हो गए यहाँ पे। यहाँ पर देखो हेक्सो शुगर में 6 कार्बन कंपाउंड है और एक ही मॉलिक्यूल है, तो 6 कार्बन ये हो गए, प्लस RUBP में 6 इसके मॉलिक्यूल है, 5 कार्बन कंपाउंड है, कितना हुआ 30 कार्बन, तो 30 एंड 6 टोटल कितना हो गया 36 कार्बन। तो पूरी बैलेंस इक्वेशन है ये। ठीक है, तो ये आपकी तीनों रिएक्शंस मैंने अलग अलग समझा दी। अगर मैं कंबाइंड नेट रिएक्शन लिखूं, नेट रिएक्शन, तो क्या बन के आएगी, वी विल स्टार्ट विद द RUBP जिसके थे 6 मॉलिक्यूल प्लस 6 कार्बन डाइऑक्साइड हमने ली, प्लस हमने और क्या लिया था ATP। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे, देखो पहले रिएक्शन में कार्बोक्सिलेशन में कोई ATP यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन में हमने 12 ATP यूज किए हैं और 12 NADPH यूज किए हैं। ठीक है, तो हम 12 NADPH तो ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस यहाँ पर देखो ATP रीजनरेशन में 6 ATP यहाँ यूज हुए हैं, तो 12 यहाँ यूज हुए और 6 यहाँ यूज हुए, तो टोटल कितने हो गए 18 ATP। तो यहाँ पर टोटल 18 ATP यूज हुए। बना क्या, अब इसको एंजाइम लिख देते हैं, वही अभी फोकस में है तो उसको लिख देंगे, हालांकि बहुत सारे एंजाइम यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, बना क्या भाई, प्रोडक्ट ग्लूकोज 1 मॉलिक्यूल प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP, वापस रीजनरेट हो गया ये। ठीक है, प्लस 18 ADP प्लस 12 NADP। तो ये आपकी नेट रिएक्शन है C3 साइकिल की। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बनता है, देखो नीट के लिए कि भाई अगर C3 साइकिल को हम 3 टाइम्स चलाएं तो कितने ATP यूटिलाइज होंगे, कितने RUBP, मतलब क्या रिएक्शन होगी। ये तो मैंने 6 टाइम चलाई है, एक साइकिल को जब मैंने 6 टाइम चलाया तो इतने ATP और NADPH यूज हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब हम 2 टाइम्स चलाएंगे 3 टाइम्स चलाएंगे तब क्या,
तो उसका एक तरीका है सिंगल की याद कर लो। एक मॉलिक्यूल जब होता है तो सिंगल मॉलिक्यूल के लिए हम क्या रिएक्शन लिखेंगे, RuBp का एक मॉलिक्यूल यूज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का एक यूज हुआ, यहाँ पर यूज होंगे कितने ATP, 3 ATP प्लस 2 NADPH। ठीक है, ये रिएक्शन से आप कैलकुलेट कर लोगे कुछ भी दिया जाए। अगेन रबिस्को एंजाइम है यहाँ पे, ठीक है, और 1 कार्बन अलग हो जाएगा। अरे यार वेट, मैं यहाँ पे ग्लूकोज नहीं बना रही हूँ क्योंकि 1 कार्बन अलग हुआ जो प्लस एक RuBp अलग हो गया, 5 कार्बन कंपाउंड था ये भी 5 कार्बन था, ये 1 कार्बन था, ये 5 हो गया, ये 1 कार्बन अलग हो गया, प्लस 3 ADP मिल गए प्लस 2 NADP मिल गए। ठीक है, तो अब यहां से अगर आपको पूछा जाए भाई 2 साइकिल चलाएंगे तो कितने ATP चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 2, कितना हो जाएगा 6 4। अगर 5 साइकिल चलाएंगे तो कितने ATP चाहिए 15, और यहाँ पर कितने चाहिए 10 NADP। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। बट द नेट रिएक्शन अगर आपसे कहा जाए कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमको कितने ATP और NADPH चाहिए, तो 18 ATP और 12 NADPH की जरूरत पड़ेगी 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। बहुत ध्यान से सुन लो, यही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो नीट में पूछे जाते हैं, तो ये इक्वेशंस को ध्यान से पढ़ लो और याद कर लो। तो दिस इज ऑल अबाउट योर C3 पाथवे। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं। दिस इज डन फॉर टुडे। इसी को पढ़िए, समझिए, कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द नेक्स्ट 2 टॉपिक, फोटो रेस्पिरेशन एंड C4 साइकिल। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय। थैंक यू।